हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट। ये हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। और इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट किन किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, और इकोसिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पेज पे हमें एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इन्वायरमेंट की डिफिनीसन को बताया गया है, समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे उस स्टोरी की। तो एक बच्चा है रवि नाम का, जो कि अपने स्कूल में वापस जाता है एक लंबे वैकेशन के बाद। और स्कूल जाते ही सबसे पहले वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के बगल में जो प्लेग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पे वो खेलता था, उसकी अब खुदाई हो रही है। क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाली है लंबी, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स व्लैट्स होंगे। तो ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि अब उसकी जो वहाँ की मेमोरीज़ थी, जो वहाँ पे बटरफ्लाइज उड़ा करती थी, जो वहाँ पे मैरीगोल्ड्स के पेड़ थे जहाँ पे वो खेला करता था, वो सब अब नहीं रह जाएगा। और वो मतलब ऑलमोस्ट आंसुओं में आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं उसके। तो ये सब वो अपने दोस्तों से भी, अपने क्लासमेट से भी अपनी ये सारी फीलिंग्स बताता है। और असेंबली में भी, जो मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में, उसमें उसके प्रिंसिपल भी जो है बहुत सैड दिखाई पड़ते हैं। और वो बहुत दुखी होकर ये बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ से उसने इन्वायरमेंट शब्द को पकड़ लिया, और यही शब्द फिर वो क्लास में आके अपने टीचर से पूछता है कि सर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। तो उसके टीचर बहुत ही सिंपली वे में आंसर करते हैं, वो वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मतलब आप अपने सराउंडिंग्स में जो कुछ भी देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट है। और ये आंसर पाने के बाद रवि बहुत तेज़ी से पूछता है कि सर मतलब इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, यहाँ तक कि वो फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, सब के सब इन्वायरमेंट हैं। उसके टीचर बोलते हैं हाँ, लेकिन रुको, कुछ ऑब्जेक्ट जैसे जो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, जानवर हो गए, और कुछ होते हैं कि जो कि आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, कपड़े, बुक्स, ये सब कुछ आदमी। तो इस तरीके से वो नेचुरल इन्वायरमेंट और ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। अब उसी में से उनके क्लासमेट में से एक लड़का है, वो पूछता है वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो टीचर जवाब देते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। अब यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये ब्लू कलर में जो कुछ लिखा है उसको पहले हम जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से बताई गई हैं। जैसे environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. इसका मतलब इन्वायरमेंट क्या है? ये हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, जो बेसिक लाइफ हमारी होती है। क्योंकि हमें हवा इन्वायरमेंट से मिलती है, जो हम सांस लेते हैं। हमें पानी इन्वायरमेंट से मिलता है, जो हम पीते हैं। फूड हम इन्वायरमेंट से मिलता है, जो हम खाते हैं। और जो लैंड जिस पे हम रहते हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कि ह्यूमन, जो कि इकबाल ने पूछा था कि ह्यूमन मॉडिफाई कैसे कर रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो उसके आंसर में द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। उसके नीचे भी थोड़ी सी बात, ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमें बना बनाया पहले से मिला हुआ है, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, ज़मीनें, घास जो ज़मीन पे होती है, ये सब कुछ, जो जंगल वंगल है, सब कुछ पहले से बना बना है। अब इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते चले जाते हैं, इसमें चेंज करते हैं। जैसे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर हमारे गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत स्वच्छ होती हैं। लेकिन हमारे कार के जो धुएँ उड़ते हैं वो उसको पॉल्यूट करते हैं। अब जैसे पानी हमें नदियों से मिलता है, तो उसको हम अपने बर्तन में रख लेते हैं, तो इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है। फूड को सर्व करने के लिए जो मेटल्स हमारी धरती के अंदर प्रेजेंट हैं, उसको उसका कंटेनर बनाते हैं, उसमें फूड हम सर्व करते हैं। ज़मीन के पेड़ वेड़ को काट के हम वहाँ पे बिल्डिंग्स और फैक्ट्री बनाते हैं। तो ये सब कुछ, जैसे कि फिर ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कार बनाता है, मिल्स बनाता है, फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ है। अब इसके आगे हम बात करेंगे
नेक्स्ट पेज पे हम आते ही हमें एक फिगर देखने को मिलता है जिसमें फ्लो चार्ट टाइप में हमें समझाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, पहला नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन। अब हम बात करेंगे तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट क्या क्या है। तो नेचुरल कंपोनेंट में हमें क्लास 6 में एक चैप्टर था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और मेजर डोमेन्स हमारे 4 थे उसमें। क्या क्या? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, और बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, इन तीनों से जो कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम उसमें पढ़े थे और इसको आज भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ी सी बात हुई है। तो नेचुरल कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के होते हैं वो यही 4 हैं, लैंड, एयर, वाटर, और इन तीनों से मिलके जो लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं। प्लस अब दूसरी बात करेंगे ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, जो कि हम ह्यूमंस ने खुद से बनाए हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई हमने, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई। तो ये कंपोनेंट हमारे ह्यूमन मेड हो गए। तीसरा खुद ह्यूमन। तो अभी जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट थे वो हमारी बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स टाइप में थी, फिजिकल चीज़ें थी। ह्यूमन में क्या आएगा? ह्यूमन में हमारी जो है आइडियाज़ वाली बातें हैं। जैसे एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल से वो उसकी फैमिली बनती है, एक फैमिली से और ऐसे कई सारी फैमिलीज मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ मिलके रिलीजन बनाते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से एजुकेशनल के तौर पे हमें कम्युनिटीज डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक। तो ये आइडियोलॉजी की मदद से ये ह्यूमन वाला पोर्शन हमारा सर्वाइव करता है, देखने को मिलता है। ये 3 हो गए हमारे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, मतलब कौन कौन से इन्वायरमेंट हो सकते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, उनको हम जान लेते हैं कि बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मतलब वो दुनिया नहीं कहेंगे, जो भी चीज़ें लिविंग्स हैं वो बायोटिक कहलाएंगी, जो भी चीज़ें नॉन लिविंग्स हैं वो अबायोटिक कहलाएंगी। जैसे हम और आप बायोटिक हैं, और जो हम जिस पे हम बैठे हैं, चेयर जिस पे आप जो चीज़ आप पकड़ के पेन पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ये अबायोटिक हैं। तो सिंपल सा ये एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की एक डिफिनीशन के बारे में। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ? प्लेस मतलब जगह, पीपल मतलब लोग, थिंग्स मतलब चीज़ें, एंड नेचर, नेचर मतलब वो सारी चीज़ें जैसे नेचुरल चीज़ें, पहाड़, पर्वत, पेड़, सब कुछ। ये सब अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी बायोटिक को चारों तरफ से घेर रहे हैं तो वो उसका इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहे हैं। यही डिफिनीशन इन्वायरमेंट की। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। इसके आगे ये यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या हुआ इसका? ये इन्वायरमेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अभी हमने ऊपर बात की, तो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का कॉम्बिनेशन होता है इन्वायरमेंट, जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस को भी रिफ़र करता है, जबकि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स करता है एक्टिविटीज़ को, क्रिएशन को और इंट्रैक्शन को जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। तो इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मिलके बना हुआ है, अगर आप उसको समझना चाहें तो। अब हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या होता था? लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसको ये तो हमें पता ही है और हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर से। तो अब एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। लिथोस्फीयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट लेयर, जो अर्थ की सरफेस है, सतह है जिस पे हम रहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो वो सॉलिड क्रस्ट वाला लेयर लिथोस्फीयर कहलाता है, जिस पे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और पतली सी परत होती है मिट्टी की, वो बहुत इरेगुलर सरफेस होता है, उसमें वेरियस टाइप्स के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो इस तरीके की चीज़ को लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ये लैंडफॉर्म्स जो कॉन्टिनेंट्स पे ही पाया जाता है, मतलब नॉर्मल ज़मीन आप देखेंगे वो भी लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ही है। और जो
जो ओशंस होती हैं, ओशंस की जो बेड्स होती हैं, नीचे वाला पार्ट जहाँ पे पानी टिकता है, वो भी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फीयर में इतनी सारी चीज़ें देता है। देखिए, फॉरेस्ट मिल जाता है, ग्रासलैंड्स मिल जाती हैं, ये सब कुछ लिथोस्फीयर के ऊपर, तो अर्थ के सरफेस पे के ऊपर ही तो आ रहा है, जिस पे वो लैंड जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिस पे अपना घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, सब कुछ लिथोस्फीयर हमें ही देता है। और मिनरल वेल्थ मतलब अगर हम उसकी खुदाई करते हैं तो नीचे से जो मिनरल्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी मिलते हैं, वो सब कुछ हमें लिथोस्फीयर की ही मदद से मिलते हैं। ये फिगर है जिसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में एक इलस्ट्रेशन हमें दिखाया गया है और कैसे ये तीनों मिलके बायोस्फीयर को भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते लिथोस्फीयर में वो जो सतह वाली बात है, जहाँ पे घर वर हैं, रोड्स हैं, ये सब कुछ लिथोस्फीयर के अंदर दिखाया गया है। हाइड्रोस्फीयर में जो पानी वाली चीज़ें दिखाई गई हैं, और एटमॉस्फेयर में हमें दिखाया गया है ये ऊपर वाली चीज़, जहाँ पे जहाज उड़ रहा, मतलब हवा वाली बात। और ये तीनों कंप्राइज होकर बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी हैं, तो बायोस्फीयर बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर वाला डोमेन होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ये कंप्राइज होता है हर प्रकार के वाटर सोर्सेज से, इस वाटर बॉडीज़ से। जैसे वाटर बॉडीज़ का मतलब रिवर्स, लेक, सीज, ओशन, सब कुछ जो भी जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। और हर तरीके के वाटर, मतलब यहाँ तक कि हम लोग वाटर वेपर को भी हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर करते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो थिन लेयर है अर्थ के, जो अर्थ पे पाई जाती है। और ये अर्थ पे प्रेजेंट किस लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की है वो इसको पकड़े हुए है, तो ये एटमॉस्फेयर का। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों से। जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, जो सन की हीट होती है, उन सब से हमें प्रोटेक्शन देती है एटमॉस्फेयर। और इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, डस्ट से, वाटर वेपर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जो भी चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो सारी चेंजेस हमारे वेदर और क्लाइमेट में होता है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों के दोनों बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। और ये बायोस्फीयर होता क्या है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। मतलब वही हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिलके एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट, जहाँ मतलब ऐसी कंडीशन फॉर्म करते हैं जहाँ पे लाइफ सपोर्टेबल होती है। और जब वहाँ पे लाइफ ग्रो होने लगती है, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो बायोस्फीयर हो जाता है। उसके बाद बात होगी हमारी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. मतलब क्या हुआ इसका, ये एक सिस्टम है, इकोसिस्टम नाम ही है सिस्टम। तो एक सिस्टम है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन से फॉर्म होता है, उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, उनके इन्वायरमेंट के जिसमें वो रहते हैं, इन सब से जो इंट्रैक्शन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जो भी एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये देखिए एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है पॉन्ड इकोसिस्टम। बहुत तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। एक पार्क, छोटा सा पार्क, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। कैसे, अभी हम आगे बात करते हैं। इस पे भी एक स्टोरी थी, उसको हम देख लेते हैं कि एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग। मतलब वही लड़का रवि जो है एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रहा था, उसकी पूरी क्लास थी, जिसमें जैसी जो है एक्सक्लेम करता है, मतलब अचंभित होता है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो मतलब वो लोग शायद झरना वरना देख रहे थे, तो वो बताता है कि ये कितना हैवी, मतलब कितनी हैवी तरीके से पानी नीचे गिर रहा है। और ये मुझे मेरे घर की याद दिलाता है, जो कि हमारा केरला में है। तो केरला में वेजिटेशन ही ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारी झरने वरने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को बोलता है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। तो वही सारी बातें कर रहा है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब हीरा बात करता है, वो
वी गेट नो रेन्स, क्योंकि वो जैसलमेर था, जैसलमेर है राजस्थान में, तो वहाँ पे बारिश वारिश बहुत कम होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, तो वो बताता कि हमें सिर्फ कीकर और सैंड, बालू बालू यही सब देखने को मिलता है जहाँ तक हमारी आंखें जा सकती हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेट रवि, तो रवि उसको टोकता कि तुम्हारे पास तो कैमल भी देखने को मिल जाता है। फिर हीरा फिर से बोलता है कि नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डिजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट टू, अगर तुम रेगिस्तान में आओगे तो सिर्फ कैमल नहीं दिखेंगे तुम्हें, सांप, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। फिर रवि अचंभित होता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द पीपल एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा क्यों होता है कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की वेजिटेशन, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की जानवर देखने को मिलते हैं, और दे आल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं? उनके टीचर ने रिप्लाई किया इस पे कि यस वेरी मच, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो कुछ भी हमारी सराउंडिंग में है हम उस पर ही डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर तरीके की सराउंडिंग्स हर जगह एक जैसी नहीं होती है। ऑफन दे आर आल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कभी कभी जो है वो दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हमारी सराउंडिंग हम पे डिपेंड है, हम अपनी सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम, और यही रिलेशन जो हमारी सराउंडिंग से हमसे होती है और हमसे हमारी सराउंडिंग से होती है वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, मतलब देख रहे हैं आप एक लार्ज रेन फॉरेस्ट जो कि बहुत बड़ा एक रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेजोन का जंगल हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम कहला सकता है। एक ग्रास लैंड जो होता है, घास का मैदान, वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक रेगिस्तान अपने यहाँ पे एक इकोसिस्टम हो सकता है। पहाड़, पर्वत, ये सब, लेक, रिवर, ओशन, यहाँ तक कि एक छोटा सा पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकता है। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, जहाँ पे रवि और उसके दोस्त जिस पार्क में खेल रहे थे या फिर बैठे थे, वो भी क्या इकोसिस्टम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब एक बार्टर सिस्टम यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम आपको वैसे पता होगा, हो सकता ना हो, तो बात करें। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब पुराने टाइम में या फिर आप गाँव में देखेंगे तो अभी भी लोग एक सामान देते हैं और दूसरा सामान लेते हैं। जैसे खाने का कोई सामान हो गया कि अगर हम आपको दाल दे रहे हैं और हमारे पास चावल नहीं है तो आप हमको चावल दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, ना कि पैसे का। जब पैसा देके कुछ खरीदना नहीं, सामान देके सामान लेना, वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। अब हम बात करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट की, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद दैट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम जो ह्यूमंस हैं, हम लोग बहुत तेज़ हैं। हम हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है होता है, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं। बहुत जल्दी नहीं, ये बहुत धीरे भी हो सकता है, बहुत तेज़ भी हो सकता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को बात करते हैं। पहले अर्ली ह्यूमन्स अडाप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, जो बहुत आदि मानव की बात कर रहे हैं हम लोग, वो नेचुरल सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। बहुत ही सिंपल लाइफ थी, जानवरों को मार के खाते थे, कुछ खेती वेती नहीं करते थे, गुफा में रहते थे, नदियों का पानी पीते थे। तो इस तरीके से उनकी लाइफ थी और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन समय के साथ साथ उनकी नीड्स, जब वो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किए तो उनकी नीड्स भी बढ़नी स्टार्ट हो गई और उनको लाइफ आसान करनी थी, क्योंकि वो लाइफ बहुत कठिन थी आज के मुकाबले। तो वहाँ से नीड्स ग्रो हुई और वो बगल में, मतलब अपने इन्वायरमेंट में चेंज करना स्टार्ट कर दिए। अब ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब उनको मार के खाना ही नहीं, उनको क्रॉप्स उगाना भी आ गया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, इन जानवरों को पालना भी आ गया। और गुफा की बजाय एक सेटल लाइफ, एक परिवार के साथ एक घर में रहना स्टार्ट कर दिए। व्हील का मतलब पहिए का इन्वेंशन हुआ और फिर वो जो धीरे धीरे, अब तक तो क्रॉप्स उगाते थे खाने के लिए, फिर वो सरप्लस में, आधिक्य में थोड़ा ज़्यादा उगाने लगे, जिससे वो बार्टर सिस्टम निकल के आ गया। मतलब अब थोड़ा सा उगाते थे तो उनके पास कुछ और अगर कमी पड़ती थी तो उसके बदले वो शेयर कर लेते थे। तो इस तरीके से नीड्स बढ़ रही थी, आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से चीज़ें भी, मतलब वो चेंज करने लगे अपने आसपास में।
और अब ये बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ तो फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ, व्यापार स्टार्ट हो गया, कॉमर्स का डेवलपमेंट हो गया। फिर ट्रेड और कॉमर्स में इतनी ज़्यादा आगे चले गए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टाइम पे आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी बनने लगी चीज़ों को बनाने के लिए। अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था, जिसके जब मनी का इन्वेंशन हो गया था तब की बात हो रही है कि अब कि बहुत सारा पैसा कमाना लोगों को, तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, उनसे बहुत पैसा आने लगा। यहाँ से रिच एंड पुअर वाली चीज़ें डेवलप हो गई। मतलब किस तरीके से चेंज हुआ आप देख सकते हैं, और ये हम ह्यूमंस ने किया है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, व्हील का इन्वेंशन बहुत पहले हो ही गया था। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन फिर आया, कम्युनिकेशन हमारी ईजी हो गई, इंटरनेट आ गया। तो किस तरीके से, मतलब कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम किए हैं और अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो हम किस तरीके से इन्वायरमेंट में किस रेट से चेंज कर सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अब हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? तो आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप गर्मियों में जूसी वाटरमेलन खाना ही क्यों पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में रोस्टेड पीनट्स आपको भाता है? क्यों करते हैं? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। मतलब कोई भी चीज़ हो, उसको हारमोनियस वे में चलाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस, लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये हमको बताया जा रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल की मदद से, कि हमें इन्वायरमेंट से भी एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। हम उसको बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी नीड्स पड़ रही हैं हम उसको, जंगल वंगल कितने कट गए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पता नहीं कितनी कितनी, अभी तो कोरोना वायरस बताइए, इतनी ज़्यादा नीड बढ़ गई कि वो उनको बैट खाना पड़ गया, एक चमगादड़ खाना पड़ गया, वहाँ से अभी कितनी बड़ी समस्या आगे आ गई। तो मतलब ये इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट की भी नीड होती है कुछ, उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ थी हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए। अब थोड़ा सा और बच्चा इसको हम पढ़ लेते हैं कि नूरी, जो भी एक रवि की क्लास की एक लड़की है जो मिजोरम से है, तो वो ऑफन मतलब कभी कभी बात करती है कि उसके जगहों पर कितनी लश ग्रीन सराउंडिंग्स है, मतलब कितनी हरी भरी जगह हैं वहाँ पे मिजोरम में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। तो जब रवि ने सबको बताया कि उसका प्लेग्राउंड उससे छिन गया, तो नूरी जो है उसको अपने यहाँ इनवाइट करती है कि वो आने वाले वैकेशन में उसके यहाँ जाए और देखे कि वहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है। रवीश टीचर आज द स्टूडेंट शुड ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड, छोड़िए आपकी बात की नहीं है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्लास 7th की ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।